मैं कुर्सी पर बैठी हाथ में चाय का कप लेकर चाय पी रही थी और एक आंसू का सैलाब मेरे अंदर उमड़ रहा था। मेरे पास क्या कुछ नहीं था, बहुत दौलत थी, बिजनेसमैन पति था, मैं बहुत खूबसूरत थी, हसीन थी, लेकिन मुझे ऐसी बीमारी थी। जब मैं प्रेग्नेंट होती तो 6 महीने के बाद ही मेरा बच्चा गिर जाता था। मेरे पति ने मेरा डॉक्टर हकीम से हर तरह का इलाज करवा लिया था, लेकिन मेरे पास यही सिलसिला जारी रहता था। मैं अपनी सोच में गुम थी जब किसी की तेज़ नज़रों की चमक ने मुझे बेहद मजबूर किया था। मैंने सामने देखा तो वह नया नौकर था, शीशे और गमले साफ़ करते हुए मुझे ही देख रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह फ़ौरन से नज़र झुकाकर फिर से वही गमला साफ़ करने लगा। अभी कुछ दिन पहले पुराना नौकर काम छोड़कर चला गया था तो मेरे पति ने नया नौकर रखा था। वह नौकर 25-26 साल का था, घर के छोटे-मोटे काम और ड्राइवरी करता था। वह समझ ले कि मेरे पति ने उसे मेरे कामों के लिए रखा था। मुझे जहाँ भी जाना होता इसी नौजवान के साथ जाती। मैंने महसूस किया था कि जब तक मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी रहती, यह शख्स बहाने-बहाने से मुझे घूरता रहता था। जब मैं इसे देखती तो फ़ौरन से नज़रें बदल लेता। मेरी इस बीमारी की वजह से मेरा पति मुझसे तंग आने लगा था। पति क्या, मुझसे तो पूरी दुनिया ही तंग आ चुकी थी। मैं किसी भी महफ़िल में जाती तो औरतें मुझसे दूर-दूर होने लगती थीं, ऐसे जैसे मैं कोई अछूत हूँ। ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट औरतें मुझे यूँ देखती जैसे कि मैं कोई डायन हूँ। मेरा साया भी अगर उन पर गया तो उनका बच्चा मर जाएगा। मैं जानती थी मुझे महफ़िलों में लोग शायद इसीलिए बर्दाश्त करते थे कि मेरा पति एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और इसके ताल्लुकात की वजह से सब लोग मुझे बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। रात को भी मैं एक पार्टी में गई थी, लेकिन बहुत सी औरतें ठीक से बात तक नहीं करती थीं, क्योंकि सभी जानती थी कि जब भी मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो 6 महीने के बाद ही मेरा बच्चा गिर जाता है। एक औरत के लिए यह एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है। 6 महीने तक वह अपने पेट में अपनी औलाद को महसूस करके उसे संभालती है और फिर 9 महीने बाद इस दुनिया में लाती है। मैंने अपने आंसू पोंछे और हाथ में पकड़ा कप टेबल पर रख दिया। घर में करने के लिए मेरे पास कोई काम ना था, काम के लिए नौकर थे, इसलिए मैं हर वक्त इन्हीं सोचों का शिकार रहती थी। रात को जब विजय घर आता तो मेरा बुझा हुआ चेहरा देखकर उसके माथे पर अजीब से बल पड़ जाते थे। विजय मेरे पापा के साथ काम करते थे। मैंने उसे अपने पापा के ऑफिस में ही देखा था और फिर मेरे पापा ने ही उसे खुद मेरे साथ शादी के लिए कहा। इसे भी एतराज़ नहीं था। हम दोनों की शादी को 8 साल का वक्त बीत गया। 8 साल के समय में 4 बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन चारों बार ही मेरा बच्चा गिर गया था। विजय ने मेरा इलाज करवाने के लिए कोई भी गली नहीं छोड़ी थी। मुझे बाहर विदेश तक लेकर गया था, लेकिन बीमारी ऐसी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो हर वक्त वह भी मुझे ताने देता रहता था, कहता था कि 8 साल हो गए हैं, लेकिन मैं तुमसे अब थक चुका हूँ। इतनी सारी जायदाद है मेरे पास, लेकिन इस जायदाद का कोई वारिस नहीं है, ना ही मुझे आगे कोई उम्मीद है। मैं क्या करूँगा? इतने पैसों का मर गया तो सारा कुछ दूसरों के हवाले हो जाएगा। आज भी मैं गुमसुम बैठी उसकी बातें ही सुन रही थी। पिछले 2 साल से वह मुझे ऐसे ही बातें सुना रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी। इसकी बातों का मतलब अच्छी तरह से जानती थी। जो वह चाहता था मैं इसकी इजाज़त उसे किसी कीमत पर भी नहीं दे सकती थी। वह 2 साल से मुझे दबे-दबे लफ्ज़ों से कह रहा था, लेकिन आज तो जैसे उसने साफ कह दिया था। कहने लगा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैं रोने लगी। विजय, क्या कह रहे हो? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, ऐसा मत करो। तुम क्या समझते हो औलाद के ना होने का गम सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं। मैं अपनी औलाद को खो देने के बाद लोगों के इतने घटिया रवैया को भी बर्दाश्त करती हूँ, और ऊपर से तुम मुझ पर एक और जुल्म करने के लिए कह रहे हो। मेरे घर में सौतन लाना चाहते हो। विजय को मुझसे मोहब्बत थी। शायद यही वजह थी कि पिछले 8 सालों से मुझसे यह बात करते हुए कतरा रहा था, लेकिन वह था तो एक आदमी और वह कुछ भी कर सकता था। मैं अपने घर में किसी भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ना ही अपना पति किसी के साथ बांट सकती थी। मुझे बस इसी बात का डर था। वह कहने लगा कि तुम औरतों के पास यह प्लस पॉइंट है कि ज़रा सी बात पर रोकर अपना दिल का बोझ हल्का कर लेती हो, लेकिन बताओ मैं क्या करूं? मुझे औलाद चाहिए बेबी, हर हाल में। मैंने अगर और साल बर्बाद किए तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा, मुझे तुमने जैसा चाहा मेरा इलाज करवाते रहे हो, अभी जो चाहे कर लो। मैंने कभी इनकार तो नहीं किया, लेकिन मुझे इस तकलीफ़ में मत डालो। इस बार उन्होंने अपना हाथ मेरे दोनों हाथों से खींचा, उठकर बाहर चले गए। मैं पूरी रात रोती रही। सुबह मेरी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी। विजय मेरे उठने से पहले ही जा चुके थे। मैं कमरे से बाहर आई थी। नौकरानी मुझे नाश्ते का पूछने लगी। मैंने कहा, कुछ नहीं खाना, बस 1 कप चाय दे दो। मैं हॉल के सोफ़े पर ही बैठ गई थी, जहाँ वह नौकर शीशे की टेबल और गमले के कपड़े से सफाई कर रहा था, और मेरी आंखें देखकर कहने लगा कि आपका कोई मसला है? आपके साथ कोई परेशानी है? आप क्यों हर वक्त इतनी उदास रहती हैं? मैंने अजीब से अंदाज से उसे देखा। मैंने कहा, अपने काम से काम रखो। मैं कैसी हूँ कैसी नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस बात में इंटरेस्ट लेने की। उसने अपने कंधे उचकाए और गहरी सांस ले दोबारा से गमला साफ़ करने लगा। नौकरानी ने मेरे सामने चाय रख दिया और चली गई। मैंने चाय का कप पकड़ा और पीने लगी। वह कहने लगा, मर्ज़ी है जी आपकी, लेकिन अगर किसी से अपना गम बता देंगी तो हो सकता है आपकी परेशानी दूर हो जाए। इसकी बात ने मुझे चौंका के रख दिया था। मुझे हैरत इस बात की हुई थी कि वह कैसे जानता था कि मुझे क्या परेशानी है। इसे तो अभी आए हुए बस 1 महीना ही हुआ था,
फिर मेरे दिमाग में आया कि घर के इतने सारे नौकर नौकरानी है, किसी ने भी बता दिया होगा। दूसरा ख्याल मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है यह किसी पीर फ़कीर को जानता हो जो मेरी इस परेशानी को हल कर दे। मैंने कहा कि इधर आओ, ज़रा मेरी बात सुनो। मेरा यह कहना था कि शायद वह पहले से इस बात के इंतज़ार में था। फ़ौरन से सफाई वाला कपड़ा उसने एक तरफ रखा और मेरे पास ज़मीन पर आकर बैठ गया। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या परेशानी है और मैं क्यों उदास और परेशान रहती हूँ? मेरी बात सुनकर कहने लगा, पता चल जाता है। मुझे बड़ा दुख होता है आपके बारे में। यह सब सुनकर मुझे यह बात आपकी नौकरानी ने बताई थी। मैंने कहा, तुम्हारे पास इस परेशानी का क्या हल है? मेरी बात पर उसने नज़र झुकाई। कहने लगा, परेशानी का हल तो है, लेकिन छोड़ो, आप यह काम नहीं कर सकती। मैंने कहा, ऐसा भी क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती? तुम मुझे बताओ। मेरी बात सुनकर वह उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मैडम मुझे पता है वह काम आप नहीं कर सकती हैं। कहकर वह चला गया और मैं इसकी हरकत देखती रह गई कि भला ऐसा भी क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती। मैं मुश्किल से मुश्किल इलाज करवाया था। डॉक्टर या हकीम या फिर कोई पीर फ़कीर, किसी को नहीं छोड़ा था। मैं पढ़ी लिखी थी, लेकिन मैं फिर भी पीरों फ़कीरों पर विश्वास किया था। मुझे जिसने जैसा कहा मैं वैसा मान लेती, मैं यह सब करती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इंसान उम्मीद पर ही ज़िंदा रहता है। जब उसे नया रास्ता नज़र आता है तो एक उम्मीद भी उसे मिल जाती है कि शायद मेरी परेशानी दूर हो जाए। मुझे भी एक उम्मीद से मिल गई थी। मैं सोच चुकी थी कि वह नौकर मुझे जिस इलाज के बारे में बताना चाहता है मैं भी करूँगी। अब तो परेशानी यह भी थी कि विजय मुझे दूसरी शादी का खुद से कह चुके थे। मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए थी, चाहे मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। मैं अपने पति को छोड़ नहीं सकती थी, ना ही किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त कर सकती थी। अगले दिन जब मैं शॉपिंग के लिए घर से निकली थी, उसी नौजवान ड्राइवर के साथ बाहर गई थी। गाड़ी में बैठते ही इधर उधर की बातों के बाद मैंने उससे कहा कि वह मुझे बताएं कि वह क्या इलाज है। मैं हर हाल में वह इलाज करवाना चाहती हूँ। कहने लगा, मैडम मैं आपसे कहा तो यह आपके बस से बाहर है और आप यह काम नहीं कर सकती। मैंने कहा, क्या जो इलाज तुम बता रहे हो उससे 100% मुझे औलाद हो सकती है? वह कहने लगा कि बिल्कुल हो सकती है, और इस बात पर तो मैं शर्त लगा सकता हूँ। जितने भरोसे से वह मुझे यह बातें कह रहा था, मुझे उसकी बातों पर विश्वास होने लगा था। मैंने कहा, क्या कोई बाबा है जो इस चीज़ का इलाज करता है, या कोई डॉक्टर है, या कोई हकीम? मेरी बात पर वह हंसने लगा। कहने लगा, नहीं, उन तीनों में से कोई नहीं है। उन तीनों के पास तो कई बार जा चुकी हैं और खाली हाथ ही लौटी हैं। मैं हैरान हुई थी कि ऐसे इलाज तो यही 3 किस्म के लोग करते हैं। यह मुझे किस बारे में बताने से कतरा रहा था। मैंने बार बार उससे यह बात पूछी कि वह कैसा इलाज है, मुझे बताओ, लेकिन वह मेरी बात टाल जाता। जितना मैं उससे जिद करती पूछने के लिए, जानने के लिए वह कौन सा इलाज है जो मेरी इस बीमारी को ख़त्म कर दे, उतना ही वह आदमी मुझे बताने को तैयार ना था। अब तो मैं दिन रात बस यही सोचती रहती कि वह मुझे किसी तरह से इलाज के बारे में बता दे, ताकि मेरा घर भी टूटने से बच जाए। आजकल मैंने देखा था कि विजय मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। ऑफिस से घर आता तो लैपटॉप लेकर बैठ जाता। उसके बाद मोबाइल पर कभी अपने दोस्तों से बात करता रहता तो कभी चैट करता रहता। अगर मैं ऐसे कोई बात करना भी चाहती तो वह मुँह बनाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा, मेरे पैर के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। आज भी मैं उस ड्राइवर के साथ एक शॉपिंग मॉल पर गई थी, जहाँ मैं विजय को एक खूबसूरत सी लड़की के साथ देखा था। वह इस लड़की को शॉपिंग करवा रहा था। उसे देखकर तो मेरे जैसे होश उड़ गए थे। यह विजय की सेक्रेटरी थी। वह नौकर भी मेरे साथ था। मेरे चेहरे की उड़ी हुई रंगत देख रहा था। विजय और वह लड़की कुछ कदम के फासले पर मेरे सामने एक शॉप के अंदर खड़े हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। वह लड़की अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी और विजय से पूछ रही थी वह कौन से कपड़े ले। और मुझे लगा कि जैसे मैं खड़ी खड़ी पागल हो चुकी हूँ, मेरे अंदर से कोई चीज़ हट गई है, लेकिन वह मेरा पति है। और फिर मैंने उससे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा की। इसके साथ मैं किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो शादी से पहले विजय की यही पर्सनल सेक्रेटरी थी, लेकिन मैंने आते ही इस लड़की की छुट्टी करवा दी थी। मैंने कहा था, विजय तुम अपनी सेक्रेटरी किसी मेल को रखो, मैं तुम्हारे साथ किसी भी फीमेल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस वक्त तो विजय ने मेरी बात मान ली थी, लेकिन उस लड़की के साथ देखकर मेरे होश उड़ गए थे। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैंने अपनी शॉपिंग बैग फेंक कर तेज़ी से चलती हुई विजय और इस लड़की के सामने खड़ी हो गई। मुझे देखकर वे दोनों ही खामोश हो चुके थे। मैंने कहा, विजय ये कौन है? मेरा लहजा बहुत ही गुस्से भरा था। विजय ने कहा, अभी तुम घर जाओ, मैं घर आकर बात करूँगा। मैंने उसे कहा, नहीं, मुझे अभी बताओ यह कौन है? तुम कैसे किसी लड़की के साथ बाज़ार में घूम सकते हो? तुम मेरे पति हो और मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त नहीं होता। जब मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए कहती हूँ तो तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। मेरा गुस्सा और भी तेज़ होने लगा। बहुत से आते जाते लोग मुझे और विजय को देख रहे थे। विजय ने जब चारों तरफ देखा तो मुझे गुस्से से घूरने लगा। मुझे कहने लगा कि बाज़ार में तमाशा मत लगाओ और घर जाओ। मैंने कहा कि मैं क्यों घर जाऊँ? यह कौन है तुम्हारे साथ? हाँ, तुम इसे नौकरी से निकाल चुके थे। फिर इस लड़की को गुस्से से कहा कि निकलो यहाँ से, और अगर दोबारा मुझे विजय के साथ नजर आई तो मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मार डालूंगी। मुझे ना तो अपने गुस्से की परवाह थी, ना इस बात की कि मैं इस वक्त ऐसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ मुझे लोग देख रहे हैं। मुझे तो बस वह लड़की विजय के साथ खड़ी हुई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी बात सुनकर वह लड़की फ़ौरन वहाँ से चली गई। इसके बाद विजय ने मुझे बाजू से पकड़ा, मुझे मॉल से बाहर ले आया। वह नौजवान लड़का भी हमारे पीछे पीछे आने लगा।
लगा। विजय ने मुझे गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ धकेला और खुद भी मेरे बराबर में बैठकर उस लड़के से कहने लगा, गाड़ी चलाओ। वह गाड़ी चलाने लगा। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि विजय, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। विजय मुझे जहर भरी नज़रों से देख रहा था। गुस्से से कहने लगा कि तुमने पहले ही मेरे शॉपिंग मॉल पर बहुत तमाशा बना दिया है। गाड़ी में चुपचाप बैठी रहो, यह ना हो कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए। विजय का यह कहना था कि गाड़ी को एकदम ब्रेक लगी थी। झटके से गाड़ी रोकने की वजह से मैं और विजय आगे की तरफ झुक गए थे। विजय इस लड़के से कहने लगा, क्या तुम पागल हो गए हो? गाड़ी क्यों रोकी तुमने? वह पीछे पलट कर देखने लगा। कहने लगा, साहब, औरत से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मैडम परेशान है, आप इन्हें आराम से भी समझा सकते हैं। मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि उसने विजय से ऐसा क्यों कहा। विजय कहने लगा, अपनी औकात मत भूलो। तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अपनी बीवी से कैसे बात करनी है? अपने काम से काम रखो और गाड़ी चलाओ। वह लड़का भी काफ़ी गुस्से में था। उसने इस बार बड़ी तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाई थी। जैसे ही हम बंगले के अंदर दाखिल हुए, विजय मुझे कमरे में ले गए। कहने लगे, क्या चाहती हो तुम? अगर तुमने ऐसा ही तमाशा लगाए रखा तो मैं सच में शादी करके किसी लड़की को यहाँ ले आऊँगा। मैंने कहा कि मत भूलो, जिस पर तुम अकड़ रहे हो ये सब मेरा है। ये मेरा बिजनेस है, ये बंगला भी मेरा है। आज तक मैंने विजय पर यह बात नहीं जताई थी, लेकिन अब जता रही थी। मैंने कहा, तुम शायद भूल चुके हो कि तुम मेरे पापा के साथ काम करते थे। वह कहने लगा कि बड़ा घमंड है तुम्हें अपने पैसे पर, इस घर पर। फिर वह मेरे पास आए, चिल्लाकर कहने लगे, तुमने मुझे दिया ही क्या है? एक औलाद तक तो मुझे दे नहीं सकती। तुम्हें अपने पैसों पर इतना ही घमंड है तो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। यह सुनकर तो मुझे लगा मुझ पर किसी ने आसमान गिरा दिया है। मैं विजय से कोई भी उम्मीद कर सकती थी, लेकिन तलाक की तो हरगिज़ नहीं। 1 मिनट में ही उसने मुझे तलाक दे दिया और चला गया। कहने लगा, संभालो अपना घर और अपना कारोबार, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे सब कुछ संभालती हो। मुझे पैसों की कमी नहीं है, मैं बहुत पैसे बना चुका हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया और मैं यूं ही खड़ी थी जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। मुझे सदमा ही बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं वहीं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने बेड पर लेटी थी और डॉक्टर मुझे चेक कर रहे थे। वह नौकर और घर की नौकरानी भी मेरे कमरे में मौजूद थे। डॉक्टर ने मुझे होश में देखा तो पूछने लगे कि आपको क्या हुआ था। मैं इसे क्या बताती कि मैं क्या खो चुकी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर कुछ दवाई लिखकर कहने लगे कि यह दवाई मंगा लो, आप ठीक हो जाओगी। डॉक्टर घर से जा चुके थे। इस लड़के ने इस घर की नौकरानी से कहा कि मैडम के लिए फ्रेश जूस लेकर आओ। नौकरानी भी कमरे से बाहर निकल गई। वह लड़का मेरे पास आ गया। कहने लगा, मुझे पता है आप बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हैं। यह बात सुनकर मैं हैरत से उसकी तरफ देखा था, क्योंकि जो बातें विजय ने मुझे कही थी वह कमरे में कही थी। मैंने कहा कि तुम यह सब कैसे जानते हो? मेरा लहजा बिल्कुल टूटा हुआ सा था। कहने लगा कि मुझे आपकी फ़िक्र थी, इसलिए मैं लॉन में आ गया था और आपके कमरे के पास खड़ा हो गया था, क्योंकि साहब जी भी गुस्से में थे। मुझे डर था कि साहब जी कहीं आप पर हाथ ना उठाएं, इसीलिए आपके बीच होने वाली बातें मैं सुन चुका था। मैं रोने लगी। मैंने कहा, अगर मेरी औलाद होती तो विजय मुझे कभी ना छोड़ता। वह कहने लगा कि अगर आप इलाज करवाओ तो आपको औलाद हो सकती है। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँगी, कैसे इलाज करवाऊँगी और किसके लिए? विजय ने तो मुझे तलाक दे दिया है। वह कहने लगा कि आप मुझसे शादी कर लें, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी कि पहले जब मैं उसे इलाज का कहा तो इनकार करता रहा। जैसे ही विजय ने मुझे तलाक दे दिया तो वह कहने लगा कि अगर मैं इससे शादी करूं तो मुझे औलाद भी हो जाएगी। मेरा सर इसकी बात सुनकर चकराने लगा था। मैंने अभी इसे कमरे से बाहर भेज दिया, लेकिन पूरा वक्त मैंने यही सोचकर गुजारा था कि एक बार इसकी बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। गुस्से में आकर विजय ने मुझे तलाक तो दे दिया है। अगर मैं इस लड़के के साथ शादी कर लूँ और मुझे सच में औलाद हो जाए तो मैं इससे तलाक ले लूँगी और दोबारा विजय से शादी कर लूँगी। वह भी मुझे अपना लेंगे, क्योंकि उन्हें मुझसे औलाद ही चाहिए थी। वह मुझे मिल जाएगी। मैंने नौकर से कहा कि मुझे उससे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर बहुत खुश हो गया। शाम को ही मेरी शादी उस नौकर से हो गई थी जिसका नाम मोहन था, और आज पहली बार मैंने उसका नाम जाना था। मैं बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि यह मेरी कोई दिली ख्वाहिश तो नहीं थी, एक मजबूरी की शादी थी। रात को वह मेरे कमरे में आया तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, मोहब्बत से नहीं बल्कि डर से। एक औरत के लिए शायद ये बहुत मुश्किल होता है, अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे आदमी को शामिल करना। मैं भी ऐसे ही परेशानी से गुजर रही थी, बस वह अपना हक़ मुझसे वसूल कर चुका था। हैरत मुझे इस वक्त हुई जब 1 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन फिर मुझे वही डर लग रहा था कि कहीं 6 महीने बाद फिर से मेरा बच्चा गिर ना जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन फिर से वही सवाल मेरे दिमाग में चलने लगे थे कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्या किया है कि मैंने एक ज़िंदा बच्चे को जन्म दिया है। मैंने मोहन से इस बात का जिक्र किया तो वह मुस्कुराकर कहने लगा, आपको औलाद चाहिए थी, वह मिल गई है, क्यों परेशान हो रही हैं? फिर मैंने कहा कि ऐसा करो, मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। यह बात सुनकर उसने बड़े गुस्से से मुझे देखा। मैंने कहा, मैं विजय से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे सिर्फ औलाद के लिए शादी की थी। मैं देखना चाहती थी क्या वाकई तुमसे शादी करने से मुझे औलाद हो जाएगी। मैं माँ
बन सकती हूँ या नहीं, और मैं माँ बन गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वह कहने लगा, जिस धोखेबाज के साथ आप रह रही थी वह खुद ही आपसे औलाद नहीं चाहता था। हर 6 महीने बाद आपको एक ऐसी मेडिसिन देता था जिससे कि आपका बच्चा ख़त्म हो जाए। यह सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ। आपके पति ने आपसे सिर्फ पैसों के लालच में शादी की थी। इसके पास आगे बढ़ने के रास्ते कम थे और यह एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन आपसे मोहब्बत नहीं करता था। मोहब्बत उस लड़की से करता था जिसको आपने मॉल में उसके साथ देखा था। आपके पति ने सिर्फ आपके पैसों का इस्तेमाल किया और इन पैसों से ठीक ठाक रकम इकट्ठी कर ली है। आपसे ना तो उन्हें औलाद चाहिए थी और ना ही आपका साथ चाहिए था। यह कहकर उसने मुझे फ़ोन थमा दिया जिसमें एक वीडियो थी जिसमें विजय फ़ोन पर उस लड़की से बातें कर रहा था। प्लान कामयाब हो गया है। अब उसके पास इतनी दौलत है कि उसे मेरी ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे किसी एहसान की। मोहन कहने लगा कि ये सब बातें मैं उस वक्त सुन चुका था जब मैं यहाँ नौकरी शुरू की थी, इसलिए मुझे आपसे हमदर्दी होने लगी थी। कब ये हमदर्दी प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। आप बिल्कुल ठीक हैं। आपका पति आपके साथ वफ़ादार नहीं था। क्या अभी आप इस आदमी के साथ रहना चाहती हैं? मोहन यह कहकर कमरे से बाहर चला गया और मैं भी मोहन से प्यार करने लगी थी। अब मैं इसी के साथ रहने लगी थी। ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या फ़ायदा जिसके साथ ज़बरदस्ती की जाए, जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता हो। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सस्पेंस स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।